हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इनेट इम्यूनिटी को कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। ये हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें इम्यूनिटी हमारा टॉपिक है और आज जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले जान लेते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जब इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ हमें मिल रही होती है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, जब हम डेली लाइफ में किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं। अब पैथोजन का टर्म्स ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। तो जब हम डेली लाइफ में किसी पैथोजन, फॉरेन मॉलिक्यूल, इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसके अगेंस्ट क्या करती है? वर्क करती है और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। यानी कि पूरी लाइफ हम किसी न किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आते रहते हैं और नई नई एंटीबॉडी को हमारी बॉडी जनरेट कर रही होती है या बनाना सीख रही होती है। तो एक्वायर्ड मतलब अर्जित कर रही है वो। बहुत सारी, जैसे हम लाइफ टाइम नॉलेज ले रहे होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हमें रोना, हंसना, थोड़ी थोड़ी चीजें आती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पूरी नॉलेज रहती है कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री, ये सब चीजें हमें आ नहीं रही होती, इसको हम सीखते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में जो इनेट इम्यूनिटी है वो बाई बर्थ है। जैसे रोना, भूख लगने पे रिएक्ट करना, ये सब चीजें बाई बर्थ होती है। बट पढ़ना, लिखना, ये सारी चीजें हम एक्वायर्ड करते हैं। तो उसी तरह से इनेट इम्यूनिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे ना, इसको हम लाइफ टाइम एक्वायर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जब कोई फॉरेन मॉलिक्यूल या पैथोजन बॉडी में इंटर करता है, तो उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स हो रहा होता है वो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए फर्स्ट टाइम जैसे कोई पैथोजन आया बॉडी में, तो हमारी बॉडी को उसको रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में, उसके बाद उसके अगेंस्ट फंक्शन करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये बहुत फर्स्ट जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है। ओके, तो अभी देखते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ओनली इन वर्टिब्रेट्स। तो याद रखिएगा, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट में पाई जा रही है। क्लियर? अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम कैसे समझेंगे कि हाँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी है? एंटीजन स्पेसिसिटी होती है। क्या होता है? एंटीजन स्पेसिसिटी होता है। वही जब हमने इनेट इम्यूनिटी की बात की थी, तो इनेट इम्यूनिटी हमारी स्पेसिफिक नहीं थी एंटीजन के लिए, याद है आपको? और जो एंटीजन स्पेसिफिसिटी पाई जा रही है वो है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करती है? जैसे एक पर्टिकुलर वायरस का स्ट्रेन है, तो उसके लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही बनाएगी वो। ऐसा नहीं है किसी भी एंटीबॉडी से उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, उसके लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक ही बनाएगी। जैसे लॉक एंड की मॉडल में एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में स्पेसिफिसिटी होती है ना, वैसे ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बीच स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। क्लियर? अब बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसमें सबसे बड़ी बात जो है याद रखनी है आपको, ये क्या करती है? मेमोरी बनाती है। जैसे फर्स्ट टाइम कोई कोई फॉरेन मॉलिक्यूल रहा, ये या कोई बैक्टीरिया रह गया, ये किसी ह्यूमन बॉडी में, या ह्यूमन बॉडी है ये, कोई ह्यूमन बॉडी में ये आकर इंटर कर गया। जब ये इंटर किया, जब ह्यूमन बॉडी में एंटर किया, उस टाइम पे बॉडी को उस वायरस के अगेंस्ट काम करने में बहुत लंबा टाइम लगा। क्या लगा? बहुत लंबा टाइम लगा। जैसे कोरोना वायरस आया, तो हमारी बॉडी उस चीज को पहचान नहीं रही थी, उस चीज से परिचित नहीं थी, अवेयर नहीं थी। तो क्या किया गया? हमें उसके अगेंस्ट वैक्सीन के थ्रू हमें पहले से ही एंटीबॉडी दे दी गई एज अ वैक्सीन, जिससे हमारी बॉडी क्या हो गई? कोविड के लिए, जो कोविड वायरस है उसके स्ट्रेन के लिए वो मेमोरी बना चुकी थी। तो अगर हम कांटेक्ट में भी आए हैं कोरोना वायरस के, तो वो हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर पाई है। तो वही चीज है कि अगर वायरस नया है आपकी बॉडी के लिए, तो आपकी बॉडी को उस वायरस के लिए काम करने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। वायरस या पैथोजन कुछ भी होगा, अगर वो आपकी बॉडी के लिए न्यू है, आपकी बॉडी उससे परिचित नहीं है, पहले से नहीं जानती है, तो वो बहुत बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, जिसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे पहली बार आया कोई वायरस या पैथोजन, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम टेकन होता है। ओके, और इसका जो रिस्पॉन्स होता भी है ना, वो बहुत कम अमाउंट में होता है। ऐसा नहीं कि
पूरा 100% रिस्पॉन्स दे रहा है, नहीं, ये रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद क्या होता है, मेमोरी बन जाएगी। आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी की सेल्स में उसके अगेंस्ट मेमोरी बन जाएगी कि हाँ ये एंटीजन हमारे पास आया, हम इसको डिस्ट्रक्ट किया है, तो बना लेगी, यानी कि अपने माइंड में फीड कर लेगी। हमारी सेल्स उस एंटीजन का आधार कार्ड अपने माइंड में फीड कर लेगी कि फिर से इन फ्यूचर फिर से अगर ये वायरस, ये पैथोजन हमारी बॉडी में आ रहा है, तो उस रिस्पॉन्स जो तब रिस्पॉन्स होगा सेकेंड टाइम सेम पैथोजन के लिए, क्या सेम पैथोजन के लिए जो रिस्पॉन्स फिर से होगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, ये इन कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स से बहुत, जैसे प्राइमरी रिस्पॉन्स हमारा 10 दिन में हो रहा था, तो जो हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स है ये 4 से 5 दिन में हो जाएगा, कि 4 से 5 दिन में उस एंटीजन को डिस्ट्रक्ट करने में, किल करने में ये कैपेबल होगा। और जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा ना, तो इसमें एंटीबॉडी का अमाउंट भी बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी होगा। ओके, अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। क्या करती हैं हमारी बॉडी की सेल्स, डिस्क्रिमिनेट कर लेती हैं। क्या करती हैं, डिस्क्रिमिनेट करती हैं, मतलब पहचान लेती हैं कि ये हमारी खुद की बॉडी का है या फॉरेन मॉलिक्यूल है। ये एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, ये डिस्क्रिमिनेट कर लेती है खुद की सेल में और बाहर से आए हुए सेल्स के बीच में, कि हमारी बॉडी की सेल्स नहीं है, जो हमारी बॉडी की सेल्स नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रही है हमारी सेल्स से, उसको भी किल कर दिया जाता है। ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। खुद की सेल होगी तो वो उसको पहचान रही होगी, खुद की सेल को कभी किल नहीं करेगी। अगर वो नॉन सेल्फ है मतलब फॉरेन है, तभी उसको किल करेगी। वही है कि सेल्फ मतलब खुद की, नॉन सेल्फ मतलब फॉरेन यानी कि पैथोजन की। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी की। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डाइवर्सिटी को भी बहुत अच्छे से फॉलो करती है। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, उनके अलग अलग स्ट्रेन है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इकोलाई बैक्टीरिया एज एग्जांपल ले लिया, तो उसके अलग अलग स्ट्रेन्स है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एंटीबॉडी से वो सारे के सारे स्ट्रेन्स को किल करेगी। एक अलग अलग स्ट्रेन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी, यानी कि डाइवर्सिटी को ही फॉलो कर रही है। सभी एंटीबॉडी को, सॉरी, सभी एंटीजन की खातिरदारी अलग अलग तरीके से करती है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी फॉलो करती है, यानी कि बायसनेस होता है इसमें। क्या होता है, बायस है ये, सबकी खातिरदारी अलग अलग तरीके से कर रही है। वही जहां हम बात कर रहे थे जब इनेट इम्यूनिटी की प्रीवियस लेक्चर में, तो वो बायसनेस नहीं करती है, वो सबको एक ही नजर से देख रही होती है। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी बायस होती है, डिलेड रिस्पॉन्स, इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा लेट में होता है। इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है, वो तुरंत रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। बट वही बात करते हैं जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, तो बॉडी को, जब बॉडी में आया पैथोजन, तो बॉडी पहले उसको रिकॉग्नाइज ये करेगी कि सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। ये रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके अलग अलग पैमाने होंगे अपने, कि ये अगर ऐसा है तो ये हमारी बॉडी की है, नहीं है तो ये हमारी बॉडी की नहीं है। तो उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए वो अलग अलग मेथोडोलॉजी के फॉलो करेगी, अलग अलग तरीकों को फॉलो करेगी। फिर क्या होता है कि डिलेड रिस्पॉन्स, इस सब चीज को समझने और करने में एक लंबा टाइम लग जाता है, यानी कि डिलेड रिस्पॉन्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। जब प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा तो ज्यादा डिलेड होगा, वहीं जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा तो इन कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स से कम टाइम लगेगा। क्लियर। सेलुलर कंपोनेंट्स, अब इसमें सेलुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो जब हम बात कर रहे होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो 2 टाइप्स की सेल की बात करते हैं, जो कि क्या होती है, बी सेल एंड टी सेल। ठीक है, 2 टाइप्स की सेल्स की बात करते हैं, सेलुलर कंपोनेंट है हमारे बी सेल्स एंड टी सेल्स। क्लियर। आइए हम देखते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन से ही, जिसमें बी एंटी सेल्स होती हैं, यही बी एंटी सेल्स ही क्या करती हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। और एंटीबॉडी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है, और तब जाकर के हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के थ्रू। लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करते हैं, तो अभी हमने जैसे देखा प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में कौन कौन से ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन किस तरीके से काम कर रही है, और सेकेंडरी में,
तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है इसे एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स को। तो आपसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स की जगह एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स से भी पूछा जा सकता है, ये टर्म एनसीईआरटी में मेंशन है। अब बात करते हैं हम जब प्राइमरी रिस्पॉन्स की, मेजर सोल्जर बी एंड टी सेल्स क्या होते हैं? ये मुख्य सिपाही हैं, मेजर सोल्जर है बी एंड टी सेल्स, फॉर्म इन बोन मैरो। और बनते कहाँ पे हैं बी एंड टी सेल्स? तो ये बनते हैं बोन मैरो में। आपने सुना होगा कि बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो ये बनते कहाँ है बी सेल एंड टी सेल? तो ये बनते हैं हमारे बोन मैरो में। प्राइमरी रिस्पॉन्स की बात करेंगे हम तो दो एग्जांपल याद रखिएगा, बोन मैरो एंड थाइमस। ये दो चीजें आती है कि बोन मैरो एंड थाइमस। अब बात करते हैं कि बी सेल और टी सेल की ओरिजिन क्या है और मेचुरेशन कहाँ होता है इनका। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को आप कहीं कॉर्नर में अपने नोट्स के कहीं बना लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं जब ओरिजिन की, बी सेल एंड टी सेल। तो बी सेल की ओरिजिन बोन मैरो, वही बात करते हैं टी सेल की, तो उसकी भी ओरिजिन क्या है? बोन मैरो है। क्लियर? कई बार क्या होता है कि आप बोन मैरो भी आपके लिए ज्यादा फैमिलियर रहता है कि हाँ बी सेल की ऑरिजिन बोन मैरो, टी सेल की ऑरिजिन वो भी बोन मैरो बोलते हो आप। मेचुरेशन की बात करता है तब भी आप बोन मैरो ही जानते हो, ऐसा ही है ना। तो क्या है कि जब मेचुरेशन की बात आती है तो बी सेल जो है वो बोन मैरो में ही मेच्योर हो रही होती है, बट जब हम बात करते हैं टी सेल की मेचुरेशन की तो वो होती है थाइमस में। कहाँ होती है? थाइमस में। तो इस चीज को याद करने के लिए, जैसे कि ऑरिजिन की जब बात आएगी तो बी एंड टी सेल बोथ आर ओरिजिनेट इन बोन मैरो। क्लियर? तो ओरिजिन में तो कोई आपको फंसना ही नहीं है कि बोन मैरो में ही हो रही है दोनों की। वही बात करेंगे जब मैच्योरेशन की, तो इसको भी क्लियर करने के लिए बी से बोन मैरो, बी से बी सेल हो गया, यानी कि बी सेल जो है वो बोन मैरो में ही मेच्योर हो जा रही है। टी सेल हमारी टी से थाइमस। तो इस तरीके से आप लर्न करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ऑरिजिन दोनों की बोन मैरो है, बट बी सेल की जो मेचुरेशन हो रहा है वो बोन मैरो में हो रहा है एंड टी सेल का मेचुरेशन थाइमस में हो रहा है। ये चार्ट याद रखेगा। वही बात करते हैं जब बर्ड्स की, बर्ड्स में क्या होता है? बर्ड्स में बी सेल की ओरिजिन कहाँ होती है? बर्सा ऑफ फैब्रिसियस। कहाँ होती है? बर्सा ऑफ फैब्रिसियस में हो रही है। ये बहुत ज्यादा, इसको नोट लगा कर लिख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि बर्ड्स में कहाँ पे होता है बोन मैरो का फॉर्मेशन। तो आप यही बोलते हो कि आपके माइंड में हमेशा बोन मैरो ही रहता है, तो बोन मैरो नहीं है। बर्ड्स के केस में हम बात करते हैं बर्ड्स ऑफ फैब्रिसियस की। क्लियर? अब बात करते हैं हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स और एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स की। बी सेल एंड टी सेल डिफ्रेंशिएट एंड प्रोलिफरेट हियर। ऑरिजिन एंड मेचुरेशन जो हुआ वो कहाँ पे हुआ? प्राइमरी रिस्पॉन्स में। एक एक टर्म को याद रखिएगा कि जब बात की हमने ऑरिजिन एंड मेचुरेशन की, वो हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स में हो रहा है। क्लियर? वही बात करते हैं बी सेल एंड टी सेल के डिफ्रेंसिएशन एंड प्रोलिफरेशन की। डिफ्रेंशिएट किए जा रहे हैं कि कौन सी सेल जाएगी आगे एंटीजन के डिस्ट्रक्शन के लिए, कौन सी नहीं जाएगी। वो चीजें बहुत हाई लेवल की हो जाएंगी, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है वो चीजें। तो अभी जो है मेंशन है आपकी एनसीईआरटी में, उसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं चीजों को। तो इतना याद रखिए, बी सेल एंड टी सेल का डिफ्रेंसिएशन एंड प्रोलिफरेट जो होती है वो होती है सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। क्लियर? कौन कौन से ऑर्गन में प्रोलिफरेशन हो रहा होता है डिफ्रेंसिएशन एंड प्रोलिफरेशन के लिए? कोई तो जगह चाहिए ना। जैसे मेचुरेशन के लिए एंड ऑरिजिन के लिए बोन मैरो एंड थाइमस था, वैसे ही जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो रहा था तो यहाँ पे भी कुछ ऑर्गन तो काम कर ही रहे होंगे, क्योंकि हम लिम्फोइड ऑर्गन के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता है लिम्फ नोड। आपने सुना होगा लिम्फ नोड, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है लिम्फ नोड का, इसको आपने पढ़ा होगा। तो ये होता है लिम्फ नोड। ये करता क्या है? लिम्फ नोड जो है ट्रैप एंटीजन फॉर्म लोकल साइट। लोकल साइट्स जो होती हैं सेल्स की, उनको क्या करता है वो लिम्फ नोड जो है वो एंटीजन को वहां से ट्रैप कर लेता है। ट्रैप मतलब पकड़ लेता है। वही बात करते हैं हम जब स्प्लीन की, तो स्प्लीन क्या काम करता है? ब्लड बॉर्न एंटीजन। ब्लड में जो घूम रहे होते हैं एंटीजन, जैसे कोई इंसेक्ट आपको, मतलब इंसेक्ट क्या, मॉस्किटो काटता है, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, ये सब चीजें ब्लड के सक करके ही इंजेक्ट करता है। देखिए आप, मॉस्किटो क्या करता है, जब क्यूलेक्स हो गया, ये सब तरीके से आपने पैथोजन का भी पढ़ा होगा या फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपको किसी मॉस्किटो ने काटा, उसने जो
जो भी इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल या डीएनए जिस भी वायरस बैक्टीरिया का लिया रहा होगा आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, तो वो आपके ब्लड में ही तो घूम रहे होंगे ना, ब्लड में ही आराम से घूम रहे होते हैं। तो ब्लड बॉर्न एंटीजन, तो वो हमारी बॉडी के लिए एंटीजन हुए ना, क्योंकि मॉस्किटो ने फॉरेन एजेंट को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है, तो वो फॉरेन होता है, तो वो ब्लड में घूम रहे होते हैं। तो स्प्लीन जो है ब्लड बॉर्न एंटीजन को ट्रैप करती है। क्लियर। लार्जेस्ट रिजर्वायर इरिथ्रोसाइट्स, जो स्प्लीन है ये इरिथ्रोसाइट्स का लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा रिजर्वायर है। सबसे ज्यादा इरिथ्रोसाइट्स जो है स्प्लीन में ही पाए जा रहे होते हैं। लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी। क्लियर। पेयर्स पैचेस की बात करते हैं, या फिर इसी को हम गाल्ट बोलते हैं। आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, माल्ट एंड गाल्ट 2 टर्म्स पढ़े होंगे इंटेस्टाइन के, जब इंटेस्टाइन पढ़ा होगा आपने तो पेयर्स पैचेस क्या होते हैं, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये वहां पर घूम रहे एंटीजन को डिस्ट्रक्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। माल्ट गाल्ट को क्या बोलते हैं, गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, क्या बोलते हैं, गट एसोसिएटेड। इसे शॉर्ट फॉर्म, ये जैसे गाल्ट देकर या माल्ट देकर आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो गाल्ट का क्या होगा, गाल्ट का होगा गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो टर्म्स को भी याद रखिएगा कि गट का मतलब, सॉरी, गाल्ट का मतलब क्या हो रहा है एंड माल्ट का मतलब। तो जो पेयर्स पैचेस होती हैं जिसे गाल्ट बोल रहे हैं, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैथोजन होते हैं उनके लिए काम कर रहा होता है। वही बात करते हैं जब माल्ट की, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू जो होते हैं वो माल्ट के बेस्ड ही होते हैं। क्लियर। तो आप ये याद रखिएगा कि माल्ट क्या होता है एंड गाल्ट। और भी चीजें अभी हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में है, जैसे बात करते हैं हम इसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने तरीके से, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम। अगर हम बात कर रहे होते हैं कि क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम, अगर तो 2 टाइप्स का होता है। आपने सुना होगा कि होते हैं जो इम्यूनिटी हमारी होती है 2 टाइप्स की। कितनी होती है, 2 टाइप्स की, एक्टिव एंड पैसिव। क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है एंड पैसिव इम्यूनिटी होती है ना, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, जब हमारी बॉडी खुद की बॉडी क्या करती है, ओन सेल्स, बॉडी की ओन सेल स्टार्ट फॉर्मिंग एंटीबॉडी, लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये क्या होता है, जब हमारी खुद बॉडी की सेल्स, हमारी बॉडी की खुद की सेल्स जब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, सेल्फ मेड, क्या होती हैं, सेल्फ मेड एंटीबॉडी। जब हमारी बॉडी की सेल्स खुद एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव टाइप की इम्यूनिटी बोल रहे होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव टाइप की इम्यूनिटी। क्लासिफिकेशन ये इम्यूनिटी का है, इसको भी मेंशन कर लीजिए। एक्टिव इम्यूनिटी हो गया जो कि हमारी बॉडी खुद से बना रही है, उसे हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, जो कि होता है लॉन्ग लास्टिंग। जो चीज आपकी बॉडी में खुद रहेगी वो ज्यादा टाइम तक चलेगी ना। अगर आप उधार लेकर कोई काम करोगे वो कितना दिन चलेगी, है ना। तो जैसे आपकी बॉडी ने जो इम्यूनिटी खुद से बनाई है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। लंबे टाइम तक चलने का रीजन पता है आपको क्या है, जैसे हमने बात करी कि क्या होता है, मेमोरी बन जाती है हमारी बॉडी क्या करती है, उस पैथोजन के अगेंस्ट मेमोरी बना लेती है। और जब उसने मेमोरी बना ली तो जब भी जरूरत होगी वो फोटोकॉपी तैयार करके चली जाएगी और एंटीबॉडी को फॉर्मेशन कर लेगी। तो इस तरीके से परफॉर्म होती है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी। वहीं हम जब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की, पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, प्री मेड एंटीबॉडी का यूज होता है। इसमें क्या होता है, प्री मेड एंटीबॉडी। अब प्री मेड एंटीबॉडी क्या होती है, तो आपने वैक्सीन देखो, वैक्सीन लगती है ना, तो वैक्सीन में क्या होता है, एंटीबॉडी ही हमें दी जा रही होती हैं किसी वो पर्टिकुलर पैथोजन के लिए होती हैं वो एंटीबॉडी। तो हमें हमारी बॉडी को क्या कराया जाता है, मेमोरी बनाई जाती है हमारी बॉडी की सेल्स में कि अगर इन फ्यूचर आपकी बॉडी में ऐसा कोई पैथोजन आया तो आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहो। वैक्सीन लगती है ना, बचपन में आपको भी वैक्सीन लगी होंगी ना,
तो वो प्री मेड एंटीबॉडी ही होती है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैथोजन के लिए। जैसे कि जब स्नेक बाइट करता है हमें, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो हमें एंटीवेनम दिया जाता है। जो एंटीवेनम होता है ना, वो स्नेक का जो वेनम होता है वही तो हमें दिया जाता है ना, कि जैसे आपने सुना होगा जब एंटीवेनम बनता है तो हॉर्स के अंदर उसे थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, वेनम को उसको इंजेक्ट करा करके वहां से एंटी सीरम के थ्रू क्या करते हैं, हम तैयार करते हैं वो इंजेक्शन को। और जब किसी व्यक्ति की बॉडी में स्नेक बाइट करता है तो वही एंटी वैक्सीन के थ्रू वही एंटी सीरम ही हमें दिया जा रहा होता है। तो वो क्या है, एक तरीके का पैसिव इम्यूनिटी है, उसको एंटीबॉडी को ही बनाकर दिया जा रहा है हमारी बॉडी में, क्योंकि एंटीबॉडी बनना एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है और बहुत टाइम टेकन होती है। तो इतना टाइम तो होता नहीं है जब स्नेक बाइट करता है कि आपको खुद की बॉडी आपकी बनाए एंटीबॉडी उसके लिए। तो इसलिए प्री मेड एंटीबॉडी दी जाती है ताकि फास्ट रिस्पॉन्स हो सके, तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्स हो सके। और ये क्या होती है, नॉट लॉन्ग लास्टिक, नॉट लॉन्ग क्लियर। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो इसमें भी होते हैं आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, वही पैसिव इम्यूनिटी भी होता है आर्टिफिशियल, नेचुरल। क्लियर है। इन सब चीजों को हम अभी एक क्लास अगर और ले लेते हैं हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, तो ये सारी चीजें हम और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी हमको पढ़ना है। और भी चीजें हैं कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है। एक चीज और याद रखिएगा कि एक ग्राफ होता है ऐसा, जो कि किसका होता है, थाइमस का। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, ये हमने ले लिया एज, क्या है हमारी एज, और इधर ले लिया हमने थाइमस। तो जैसे जैसे याद इधर आपकी एज बढ़ रही है ना, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, इधर आगे जा रहे हैं आपकी एज बढ़ रही है, और ये है हमारी थाइमस की साइज। जब आप छोटे होंगे, कम जैसे बचपन में या जब न्यू बॉर्न रहे होंगे, तो स्टार्टिंग में जो थाइमस की साइज होती है वो बहुत बड़ी होती है। बट जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है, थाइमस की साइज क्या है, वो छोटी होती जाती है। और थाइमस की साइज छोटी हो जाती है, फिर ये देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पे देखिए, जब हम कम एज के थे, न्यू बॉर्न थे या एम्ब्रियो थे, मदर की बॉडी या ओम में थे, तब क्या था कि थाइमस की साइज बहुत बड़ी थी। बस उसके बाद देखिए डिक्रीज होती चली गई जैसे जैसे एज बढ़ती है। तो यही है पूरा मिलाकर मतलब कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ थाइमस की साइज जो होती है, एज अगर बढ़ रही है, एज बढ़ रही है, थाइमस की साइज जो है वो छोटी होती जाती है। यही आपको टोटल बस यही याद रखना है कि ये होता है कि एज बढ़ेगी तो थाइमस की साइज छोटी हो जाएगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या हो रही है। इन सब चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। और अभी हमें और भी चीजें इसमें बात करनी है, जैसे कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन तो हम देख चुके हैं। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होगा, जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड। क्या बात करेंगे, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एंड बात करेंगे हम सेल मेडिएटेड। कल के लेक्चर में ये पूरा खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर क्या, टॉपिक इम्यूनिटी जो है, ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो हम बात करेंगे कल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की और ह्यूमोरल इम्यूनिटी, यानी कि टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, जिसमें क्या रहेगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब ह्यूमर, ये ब्लड से रिलेटेड है, जो बी सेल्स के थ्रू बनती है वो इम्यूनिटी ह्यूमोरल इम्यूनिटी हो गई। टी सेल के थ्रू हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बन रही होती है। इतना याद रखिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।